आपको बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुडा घोटाले मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी है। जी आपको बता दें कि मुडा मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 31 अगस्त को कर्नाटक के राज्यपाल के कार्यालय में हाईकोर्ट को बताया था कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति विचार विमर्श के बाद दी गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कोई राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया पर केस चलने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को मामले की सुनवाई को पूरा कर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद इस याचिका में सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में उनके खिलाफ राज्यपाल द्वारा जांच के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी। तो आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट से सीएम को कोई राहत नहीं मिली है, बड़ा झटका कहा जा सकता है। और आपको बता दें कि ये मुडा मामला जो है मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीएम सिद्धारमैया पर केस जो है वो चलता रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्यपाल कानून के हिसाब से केस चला सकते हैं। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या है पूरा मामला? सीएम को कोई राहत नहीं मिली, सिद्धारमैया को हाईकोर्ट ने क्या कहा अपनी दलीलों में? बिल्कुल, इसमें जस्टिस एम नागप्रसन्ना का सिंगल बेंच का ये ऑर्डर है कि जो भी गवर्नर ने सैंक्शन दिया था उनके खिलाफ जांच को लेकर के, आप जैसा बता रही थी कि जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमीन आवंटन मामले में आरोप लगे थे इनके ऊपर कि अपनी पत्नी को जमीन आवंटित की थी, तो उस मामले में जो जांच चल रही है, जाहिर है जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की का मुकदमा चलाने के लिए जांच एजेंसी को एक सैंक्शन चाहिए होता है, एक अनुमति चाहिए होती है। यहाँ पर गवर्नर ने जो अनुमति दी थी उसको चुनौती दी गई थी सिद्धारमैया की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, और उनका ये कहना था कि गवर्नर ने बगैर किसी मंत्रणा के कैबिनेट मंत्रिमंडल के ये सैंक्शन दिया है। लेकिन कोर्ट ने पाया है कि ये गवर्नर का जो फैसला था सैंक्शन देने का, वो उनके जो अधिकार हैं उन्हीं के दायरे में दिया गया है और ये जरूरी नहीं है कि वो इस मामले में मंत्रिमंडल से किसी तरह का परामर्श ले। दूसरी बात, कोर्ट को ये लगा कि जो प्रथम दृष्टया शिकायत की गई है, क्योंकि इस मामले में जो शिकायत करता थे एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने पहले ये शिकायत की थी कि ये पूरी गड़बड़ी हुई है जमीन घोटाले में, तो उन आरोपों में तथ्य हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नर ने बगैर किसी मामले के, बगैर किन्हीं तथ्यों के ये सैंक्शन दे दिया है। तो जाहिर है कि अब सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनको जो एक इम्यूनिटी होती है किसी भी मुख्यमंत्री को कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं चलेगा बिना सैंक्शन के, वो इम्यूनिटी गवर्नर ने जैसे ही सैंक्शन दिया था वो खत्म हो गई थी और उस पर हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। अब स्पष्ट है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। जी, अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास क्या विकल्प बचते हैं और साथ ही साथ उन पर किस तरीके की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? विकास, देखिए, सैंक्शन मिलने के बाद अब उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है उसके लिए तो जांच एजेंसी के हाथ पूरी तरह से खुल गए हैं। निचली अदालत इस मामले में आगे बढ़ सकती है। जैसे जैसे एजेंसी इसमें जांच करके अपना आरोप पत्र दाखिल करेगी और जो भी कार्रवाई की जाएगी वो सारी चीजें ओपन है। जहां तक सिद्धारमैया की बात की जाए तो उनके पास विकल्प दो ही हैं, या तो वो इसी हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन जिसको बोलते हैं वो लगाएं, या अगर उन्हें लगता है कि उनको यहाँ राहत मिलने की उम्मीद कम है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी सीधे जा सकते हैं। इसको देखते हुए अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग व्यवस्था है। भावना कहीं पर ये होता है कि सिंगल जज के जजमेंट या फैसले को आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दे सकते हैं, हाई कोर्ट की डबल बेंच में नहीं जाता। कर्नाटक में क्या स्थिति है इसको लेकर के हमें देखना होगा कि वहां पर क्या वो दोबारा एक डबल बेंच में इसकी सुनवाई की मांग कर सकते हैं, एक रिवीजन पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, या उन्हें इस मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा। ये अभी इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, ये किस विकल्प की तरफ सिद्धारमैया जाते हैं। लेकिन सिंगल बेंच का सीधा सीधा जो फैसला है वो ये कहता है कि प्रथम दृष्टया सिद्धारमैया के खिलाफ जो शिकायत है उसमें तथ्य हैं, जिसके चलते राज्यपाल ने जो निर्णय लिया है वो कहीं पर भी आर्बिट्ररी नहीं दिखता है। उसी जो मटेरियल राज्यपाल के पास पहुंचा है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सैंक्शन दिया है और इसीलिए गवर्नर के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं है।
जी, और ताज़ा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बाहर के आवास की तस्वीरें, जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और उनका अभी प्रतिक्रिया आना बाकी है। साथ ही साथ विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिद्धारमैया ही नहीं, उनके परिवार के खिलाफ भी शिकायत की गई थी और गवर्नर लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस पर जाँच होनी चाहिए। हालांकि विपक्ष जो है वो कह रहा था कि गवर्नर जो है कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात को माना कि गवर्नर ने जिस तरीके के आदेश दिए हैं उसको आगे बढ़ना चाहिए और जांच आगे इसमें जरूरी है। बिल्कुल बराबर। देखिए, आम तौर पर जो सामान्य कामकाज होता है किसी भी राज्य सरकार का, उसमें मैंडेटरी माना जाता है कि गवर्नर कोई भी निर्णय लेंगे तो उसमें मंत्रिमंडल से मंत्रणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसमें सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, मंत्रिमंडल आखिर इसकी अनुमति क्यों देगा? चीफ मिनिस्टर इस तरह की परमिशन क्यों देंगे? और दूसरी बात, ये जो कंप्लेंट है वो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, अचानक से किसी ने कंप्लेंट कर दी और मनमाने तरीके से राज्यपाल ने इसको लेकर के सैंक्शन दे दिया हो। अब ये कोर्ट की नजरों से भी होकर के जा चुकी है चीज की जो शिकायत दर्ज कराई गई है, जो शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाए गए हैं, उनमें प्रथम दृष्टया कुछ ग्राउंड्स दिखते हैं। इसी कारण ये सैंक्शन जो गवर्नर की तरफ से दिया गया है, इसमें कोई भी कानूनी त्रुटि नहीं है और इसी के चलते हाईकोर्ट से उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली है। यहाँ पर हालांकि आप याद करें कि सिंगल जज ने पहले एक इंटरिम रिलीफ दे दिया था सिद्धारमैया को, लेकिन आज सिंगल जज ने ये कहा कि जब पूरी सुनवाई हुई है, उन्होंने दोनों पक्षों को सुना है और जो मटेरियल पहले गवर्नर के सामने रखा गया था, शिकायत का जो भी उस सामग्री थी और जो फिर उसको कोर्ट ने भी देखा, उसके बाद अपने पुराने ऑर्डर को वैकेट करते हुए, उसको वापस लेते हुए सैंक्शन पर, जो गवर्नर का सैंक्शन था, उस पर हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। जी विकास, आखिरकार हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सिद्धारमैया की पत्नी की 3 एकड़ से जुड़ा ये भ्रष्टाचार का मामला है, इसके अलावा सिद्धारमैया पर क्या क्या आरोप लगे हैं? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये जमीन से जुड़ा हुआ ही मामला है, जिसमें मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्लॉट था, जो लैंड था, 3 एकड़, लगभग 3 एकड़ ये जमीन थी जो उनकी पत्नी को अलॉट की गई है। ये मुख्य तौर पर आरोप है और इसमें शिकायतकर्ता ने ये कहा था कि ये जो पूरी जो गड़बड़ी है ये काफी पहले से चली आ रही है। 2004 में ये पूरा मामला सामने आया था, जब इस जो लैंड जो पूरा डेवलप किया गया, MUDA की तरफ से डेवलप किया गया और उसके बाद इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं की गई, इस पर आगे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया और उसके बाद जो भी इस लैंड का जो भी प्राइस था, उससे कहीं कम लागत पर, उससे कहीं कम मूल्य पर ये सिद्धारमैया की पत्नी को अलॉट हो गया। तो यहाँ पर ये जो शिकायत की गई है वो ये की गई है कि अपने पद का गलत इस्तेमाल किया सिद्धारमैया ने, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए इलीगल तरीके से ये 3 एकड़ जमीन अपनी पत्नी को आवंटित कराने के लिए एक साजिश रची है। तो ये अब आगे और जांच में बातें सामने आएंगी, लेकिन जो एक बड़ी रुकावट होती है ये सीएम के मामले में कि सैंक्शन नहीं मिला है, जो इसको हम कहते हैं कि जो संबंधित अथॉरिटी से सैंक्शन मिलना जरूरी होता है, वो न मिलने के चलते अक्सर ट्रायल में रुकावटें आती हैं, लेकिन वो रुकावट अब सिद्धारमैया के मामले में हट गई है। राज्यपाल ने जो निर्णय लिया था उस पर हाईकोर्ट की मोहर लग चुकी है। इस तरह का मामला हमने कुछ दिन पहले अन्य राज्यों में भी देखा है, जहां पर गवर्नर के फैसले को चुनौती दी गई थी कि सैंक्शन कैसे दिया गया है बगैर राज्य सरकार की मंत्रणा के। लेकिन जहां जहां भी आप पुराने मामलों में भी देखें, कोर्ट्स को ये लगता है कि प्राइमा फेसाई मटेरियल है मुख्यमंत्री के खिलाफ, वहां पर राज्यपाल चाहे मंत्रणा करें मंत्रिमंडल से या बिना मंत्रिमंडल से कंसल्टेशन किए इस तरह का सैंक्शन दें, उस पर हाईकोर्ट्स ने अपनी मोहर लगाई है पिछले मामलों में भी। जी, साथ ही साथ विकास, कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाया कि सीएम ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज भी लगाए। ये भी एक बड़ा आरोप लग रहा है सिद्धारमैया पर। बिल्कुल, देखिए, ये सब जितने भी आरोप हैं वो तो जांच का विषय है, लेकिन जिसको हम बात कर रहे थे कि एक जो जांच आखिर बढ़े कैसे, और अगर जांच जब अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाती है तो ट्रायल कैसे किसी सिटिंग सीएम के खिलाफ शुरू किया जाए, उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जहां पर सैंक्शन लेना जरूरी है।
यहाँ तक कि आप अगर देखें तो जो मंत्री जो अपने पद पर रहते हुए जो निर्णय लेते हैं, अगर वो पद से हट जाते हैं, उसके बाद भी जब कार्रवाई की जाती है किसी मामले में, तो भी सरकार से एक सैंक्शन लिया जाता है कि पूर्व में जो मंत्री थे उन्होंने अपने पद पर रहते हुए इस तरह की कार्रवाई की, तो संबंधित मंत्रालय से या संबंधित सरकार से, यानी अगर कोई केंद्रीय मंत्री है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और उसके कार्यकाल के समय के मामलों की जांच हो रही है, तो मौजूदा सरकार से परमिशन ली जाती है। तो ये एक जो एक इम्यूनिटी इसलिए दी जाती है कि कहीं गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज इस तरह के आरोपों से ना किया जाए। लेकिन जब कोर्ट कहे और गवर्नर ने जब ये कहा था कि जो शिकायत मिली है उसमें उनको तथ्य दिखते हैं, और हाई कोर्ट में सिद्धारमैया गए थे और जब उनको इंटरिम रिलीफ मिला था तो ये भी कहा गया था कि एक बहुत बड़ी नैतिक जीत हुई है, सिद्धारमैया के खिलाफ जो आरोप है वो बेबुनियाद है। लेकिन आज उसी कोर्ट ने अपने पुराने ऑर्डर को वेकेट करते हुए उसको वापस लेते हुए ये तय किया है कि राज्यपाल ने जो निर्णय लिया था वो पूरी तरह से ठीक था। तो जाहिर है इसके बाद बहुत राजनीतिक दबाव सिद्धारमैया के ऊपर बनेगा कि जब वो चीफ मिनिस्टर के पद पर बने हुए हैं अभी भी सैंक्शन मिलने के बाद भी, तो किस नैतिकता के आधार पर वो इस पद पर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, ये एक राजनीतिक सवाल पैदा होगा, यहाँ पर खड़ा होगा। जाहिर है आज का जो फैसला है वो जाहिर है इसीलिए सिद्धारमैया के लिए एक बड़ा झटका है। जी विकास, इससे पहले भी हम देखते आए हैं कि अलग अलग राज्यों के कई मुख्यमंत्री अलग अलग भ्रष्टाचार मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी शराब नीति घोटाले में अरेस्ट किया गया था और हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट से उसे जमानत मिल गई है। लेकिन अब जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष की तरफ से किस तरीके की रणनीति हो सकती है, और साथ ही साथ जिस तरीके के संगीन आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, क्या उनके पास कोई कानूनी विकल्प बचता है बचने के लिए? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक तौर पर तो उनके ऊपर भारी दबाव है ही, क्योंकि उनको जब इंटरिम रिलीफ मिला था तो उन्होंने कोर्ट के निर्णय पर अपना खुशी जताई थी और संतोष जताया था, और उस वक्त एक अलग टोन था रूलिंग पार्टी का या सरकार का। लेकिन उसके बाद अब उसी कोर्ट ने एक बार अपने ऑर्डर को वेकेट करके जब ये कहा है कि गवर्नर का जो निर्णय है वो कहीं पर भी आर्बिट्ररी नहीं है, मनमाना नहीं है, इसीलिए जो 16 अगस्त को सैंक्शन दिया गया गवर्नर की ओर से, उसमें कोई ऐसी वजह कोर्ट को नहीं दिखती है कि वो उस मामले में कोई भी हस्तक्षेप करे। बिल्कुल इस पर स्पष्ट तौर पर उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। जहां तक कानूनी विकल्पों की बात है, जैसे हम कह रहे थे कि वो एक हाई कोर्ट में आप दोबारा जा सकते हैं, एक रिवीजन पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता उनके पास खुला है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस आदेश को स्टे की मांग करें। तो ये अब जो लड़ाई है आगे कानूनी, उसमें सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सिद्धारमैया जो राहत के लिए अगला कदम उठाते हैं उसमें संबंधित कोर्ट क्या इस पर स्टे देता है या नहीं देता है। ये एक बहुत बड़ा मामला है उनके लिए। हालांकि उनके ऊपर कोई ऐसा भावना दबाव इस तरह का कानूनी नहीं है कि उन्हें तुरंत अपने पद से हट जाना चाहिए, लेकिन एक राजनीतिक और एक नैतिक दबाव उनके ऊपर जरूर है कि अगर एक बार सैंक्शन मिल गया है उनके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई आगे करने के लिए, तो जाहिर है प्राइमा फेसाई कुछ न कुछ मटेरियल उपलब्ध है उनके खिलाफ, और इसीलिए ये एक राजनीतिक और नैतिक दबाव उनके ऊपर जरूर है। भले ही कानूनी बाध्यता, जैसा कि कन्विक्शन होने के बाद 3 साल जो गंभीर अपराध है उनमें अगर कोई राजनेता, कोई मुख्यमंत्री या विधायक, सांसद कोई दोषी साबित हो जाता है तो उसको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन का कोई खतरा तो उनके ऊपर इमीडिएट नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक और नैतिक दबाव उनके ऊपर जरूर है। जी बिल्कुल, राजनीतिक और नैतिक दबाव की विकास से आप बात कर रहे हैं। अगर जांच के